शिखर सम्मेलन का ये मंच जो चुनावी राज्य पंजाब में सजा हुआ है और यहां एक के बाद एक तमाम खास मेहमान वीवीआईपीज मंच पर पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। और अब जो सेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें हम जिक्र करने जा रहे हैं पंजाब के इस चुनाव के उस सबसे बड़े मुद्दे पर जिसे लेकर सियासत काफी गर्म है। जी, आप सही समझ रहे हैं। वो मुद्दा कृषि कानूनों से जुड़ा हुआ है, वो मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है, वो मुद्दा किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, वो मुद्दा सरकारों की साख से जुड़ा हुआ है, वो मुद्दा विपक्ष की राजनीति से जुड़ा हुआ है। इसी मुद्दे को समझेंगे, जानेंगे कौन किसानों का सगा, किसने किसानों को ठगा। एक एक करके खास मेहमानों के पैनल को मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर। जरा जोरदार तालियों के साथ आप सभी का स्वागत कीजिएगा। सबसे पहले बलबीर सिंह राजेवाल साहब, किसान नेता हैं, मंच पर आपका स्वागत है सर। बरिंदर सिंह ढिल्लों, अध्यक्ष पंजाब यूथ कांग्रेस के। दलजीत सिंह चीमा साहब, अकाली दल के नेता। और डॉक्टर विशाल मिश्रा, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जोरदार तालियां। इस सत्र का संचालन करेंगी मेरी सहयोगी शोभना यादव। तो तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक मेहमान अपनी कुर्सियों पर ना बैठ जाए। बहुत धन्यवाद रोमाना। बहुत ही खास पैनल इस समय, और रोमाना ने जैसा कि कहा, हमारा मुद्दा रहेगा कौन किसानों का सगा, किसने ठगा। और क्योंकि राजेवाल साहब पंजाब के सबसे बड़े किसान नेता इस मंच पर मौजूद हैं, तो मैं सवाल की यही शुरुआत करूंगी। सबका मैं पहले तारुफ करा देती हूं। बलबीर राजेवाल जी मेरे बराबर में बैठे हुए हैं। दलजीत सिंह चीमा जी अकाली दल के नेता हैं। बरिंदर सिंह ढिल्लों जी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और विशाल मिश्रा जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। मैं राजेवाल साहब आपसे शुरू करना चाहूंगी। जो भी लखीमपुर में हुआ, क्या सब्र टूट रहा है अब? सर माइक, आप सभी माइक ले लीजिए प्लीज। ऐसी बात नहीं है, हम पूरे धैर्य से बैठे हैं, 1 साल से लड़ रहे हैं। हमारे इस आंदोलन की एक ही खूबी है कि ये पीसफुल रहा, पीसफुल रहेगा। पीसफुल था, पीसफुल है, पीसफुल रहेगा। लेकिन जो लखीमपुर में हुआ, उसके पीछे सत्ता के लोगों की मानसिकता भारू थी। 2 दिन पहले ये जो एमओएस है भारत सरकार में, उन्होंने एक ऑडियो जारी की जिसमें उन्होंने हमें थ्रेट किया कि मैं आ रहा हूं वहां, अगर आपकी हिम्मत हो घेर लो तो हम आपसे नजिठ लेंगे। तो हम तो पीसफुली वहां हेलीपैड पे बैठे थे। जब पता चल गया कि मंत्री जी का प्रोग्राम बदल गया, लोग वापस आ गए घरों को। रास्ते में उनका बेटा, भाई और कुछ लोग जो उनकी पार्टी के थे, तो मैं कुछ और नहीं एडजेक्टिव लगाऊंगा, उन्होंने तेज रफ्तार से गाड़ियां लाके किसानों के ऊपर चढ़ा दी, जिसमें मौके पे ही 3 किसान मर गए। एक नौजवान ने मंत्री जी के बेटे को जफा मार लिया, पकड़ लिया। तो उसने अपने आप को छुड़ाने के लिए रिवॉल्वर निकाली, उसको गोली मार दी। इस तरह 4 किसान शहीद हो गए, कोई 10 जख्मी हुए, गंभीर जख्मी हैं। हमारे जो उस इलाके के बड़े नेता हैं सर तेजिंदर सिंह, वो बहुत गंभीर हालत में इस वक्त भी। तो ये इसके पीछे उनकी मानसिकता थी। मानसिकता और कष्ट होता है। जैसे कल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो उकसा रहे हैं अपने वर्कर्स को कि लाठियां उठा लो, इन लोगों का लठ से मुकाबला करो। कोई बात नहीं, 6 महीने जेल चले जाओगे, 6 महीने के बाद बड़े लीडर बन के निकलोगे। आपको क्या लग रहा है, ये क्यों उकसा रहे हैं? क्या आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश, कि आप उकसावे में आ जाएं, ये आंदोलन उग्र हो जाए और ये कमजोर हो जाए? एग्जैक्टली मुझे लगता है यही है, स्थिति यही है। लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि मैंने कल भी वीडियो जारी की थी एक, कि किसानों को अपील की थी, देखो ये हमें प्रवोक कर रहे हैं, बहुत दुख का ये कांड है जो हुआ है। फिर भी
जो हमारा शुरू से मोटो रहा है, अगर हम पीसफुल रहेंगे तो हम जीतेंगे, अगर हम वायलेंट हुए तो मोदी जीतेगा, इसको ध्यान में रखना। तो वहां शांति अभी तक बनी हुई है। चीमा साहब, अच्छा हुआ साथ छोड़ दिया। जो केंद्र सरकार से नाराजगी है उसका खामियाजा अब आने वाले चुनावों में आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। देखिए बात और जो लखीमपुर में हुआ साथ उस पर की भी नहीं मैं है, चाहूंगी। साथ बहुत लंबा था। ऐसे नहीं कि सुबह में समझौता हुआ और शाम को टूट गया। 20-25 साल ये समझौता इकट्ठे चले हैं और इस समझौते का पंजाब को बहुत फायदा भी हुआ, क्योंकि जब समझौता हुआ था उससे पहले पंजाब बहुत मुश्किल हालातों से निकला था। तो पंजाब में अमन शांति के लिए जो योगदान है उस समझौते का, उसको सभी पंजाब के भी देश के भी लोग मानते हैं। लेकिन जब असूल की बात आई, जब किसानी की बात आई, श्रोमणी अकाली दल ने हमेशा ही किसानों के लिए जब भी जरूरत पड़ी किसानों के हक के में हमने स्टैंड लिया। लेकिन नाराजगी है किसानों के बीच में, जब आप जा रहे हैं तो कोई आपका स्वागत नहीं किया जा रहा है, आपके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, आपको घुसने तक नहीं दिया जा रहा है गांव में। नहीं, कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी में सबको हक है, अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। लेकिन जो हम कर सकते थे देश में और कितनों ने किया। बहुत पार्टियां थी देश में। जब पार्लियामेंट में ये बिल आया तो इसका पार्लियामेंट में सबसे पहले अपोज किसने किया, इसके खिलाफ वोट किसने डाले। 4.5 साल का समय रहता था, हमने कैबिनेट की जो पोजीशन है वो किसने छोड़ी। कोई मेंबर पंचायत भी हो तो छोड़ता नहीं, लेकिन हमने इतना बड़ा फैसला लिया और 25 साल से हम एनडीए के पार्टनर थे, तो एनडीए से भी बाहर आए। इसलिए हमें जो ठीक लगा हमने किया, किसी पे एहसान नहीं किया, वो हमारी ड्यूटी बनती थी। क्योंकि हम जो उम्मीद करते थे एनडीए के पार्टनर होने के नाते पे कि जो हमने उनको समझाने की कोशिश की थी वो हमारी बात मान जाते। आज हम कह सकते हैं कि हम ठीक थे, वो गलत थे। ठीक है, क्योंकि जो अभी इंसिडेंट हुई है, जो देश का माहौल बना, जो तनाव पंजाब में बना हुआ है, जो हरियाणा में बना हुआ है, हम यही कह रहे थे कि इसका फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा, इसको आप सिलेक्ट कमेटी को भेज दो, इसी रूप में इसको लाओगे तो नुकसान होगा। आप आज क्रेडिट जरूर ले रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए आपकी मजबूरी भी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर ये आंदोलन कहीं शक्ल ले रहा था तो वो पंजाब की धरती थी, और अगर ऐसे में आप एनडीए में रहते तो वो आपके लिए नुकसान होता। मैं ढिल्लों साहब आपका एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये बड़ा आसान होता है कि किसी भी चीज को आप इलेक्शन से जोड़ दो। आपके बात ये बहुत पुरानी हो गई, क्योंकि इलेक्शन तो हर 6 महीने बाद कोई ना कोई आ ही जाती है। लेकिन जब पार्टियां ठीक स्टैंड लेती हैं तो उसको मानना भी चाहिए। ठीक है, ढिल्लों साहब मैं आऊंगी और राजेवाल साहब से पूछूंगी कि जो आपने स्टैंड लिया है उसको वो कितना ठीक मानते हैं। ढिल्लों साहब आपका मैं रुख करना चाहूंगी। नाराजगी किसानों की आपसे भी है, सिर्फ केंद्र सरकार से ही नहीं है। किसानों का साथ आप जरूर दे रहे हैं। 26 जनवरी पे देखा आपने ट्रैक्टर वगैरह में आग भी लगाई, काफी आपने उसको शक्ल देने की भी कोशिश की, लेकिन ये जो किसानों की नाराजगी है, क्या लग रहा है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा? और खासतौर पर अब जब लखीमपुर में इस तरीके का एक इंसिडेंस हो गया है, किसान नाराज हैं आप राजनीतिक दलों से। इसको आप इस तरीके से अगर कहना चाहें, आज आंदोलन में वो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जरूर हैं, लेकिन किसी एक पार्टी के साथ जोड़ के या एक सबके साथ जोड़ के उसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को कहीं ना कहीं जो लंबे समय से आप देखोगे तो लोगों में नाराजगी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बढ़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी के आने से वो कहीं ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि पॉलिटिक्स में, और इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, कमियां हमारे में भी रही हैं। कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, तभी लोगों ने फतवा हमारे अगेंस्ट दिया। लेकिन वो कमियां को अगर सुधारा है किसी ने, और किसी ने दोबारा जाके सड़क पे राजनीति की है, तो आप भट्टा परसौल से लेके लैंड एक्विजिशन बिल से लेके कॉन्स्टेंटली अगर किसानों का मुद्दा किसी ने उठाया है तो इसमें भी कोई कहना नहीं चाहिए, राहुल गांधी जी ने उठाया। और पंजाब में भी अगर आप देखोगे, राजेवाल साहब ने, किसान यूनियंस ने उस टाइम प्रोमिनेंस में, कभी इतनी प्रोमिनेंस कभी नहीं, ना नेशनल मीडिया में मिली, ना स्टेट मीडिया में मिली,
जबकि ये बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन तब हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट थे सुनील जाखड़, सबसे पहले धरना उनका था, सबसे पहले प्रोटेस्ट उनके थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह तब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शुरू से इसको अपोज किया। पंजाब में प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट माना गया, डेमोक्रेसी तरीके से उनको प्रोटेस्ट करने का एक माहौल भी देना किया, जो बाकी सरकारों ने नहीं किया। हरियाणा में अंदर नहीं जाने दिया, दिल्ली में जो हुआ सबके सामने है। हम भी अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर ट्रैक्टर को वो सिंबॉलिक था और उसमें एक मैसेज देने की बात थी, सारे देश में भी नहीं, पंजाब में सब सही नहीं है। आंदोलन कम और अपने घर में झगड़ा ज्यादा खड़ा कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर साहब आपका रुख करना चाहूंगी। आपने राजोवाल साहब को सुना, क्या जिस तरीके का बयान खट्टर साहब ने दिया या जो जिक्र राजोवाल साहब ने किया, क्या बीजेपी की ये कोशिश है, क्या सत्ता पक्ष की ये कोशिश है कि उकसाया जाए और इस आंदोलन को कमजोर कर दिया जाए? इस आरोप का क्या जवाब है? नहीं, देखिए, मैं यहाँ पे बिना किसी हिचकिचाहट के इस बात को स्वीकार करता हूं कि किसानों का गुस्सा लाजिमी है, हो भी क्यों ना। आप बताइए, आज़ादी के समय जो कृषि, जो एग्रीकल्चर भारतीय के नेशनल इनकम में 50% का योगदान करता था और 70% लोगों को रोजगार देता था, आप हमें बताइए ऐसा क्या हुआ पिछले 70, 75, 76 सालों में कि आज एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन भारत के राष्ट्रीय आय में घटकर 16% से कम हो गया है। जरा सोचिए। और अभी भी वो 40% लोगों को रोजगार दे रहा है। तो जो इस देश को 50% राष्ट्रीय विकास में योगदान देता हो, वो घटता चला जा रहा है। जिम्मेदार कौन? तो आप बताइए ये क्या दिखाता है? आज क्या दिखाकर ये बात कही जा रही है कि हम किसानों के बहुत बड़े चिंतक हैं, शुभचिंतक हैं। ईमानदारी से प्रयास किया गया होता, मैं नहीं कहता, आंकड़े कह रहे हैं 16%। मतलब आप पुरानी सरकारों पर सवाल पैदा कर रहे हैं। मेरा सवाल है, मैं आज इस पंजाब में बैठा हुआ हूं, इस पंजाब में दाल पर, तिलहन पर, सब्जी पर एमएसपी क्यों नहीं है? मेरा सवाल है, इस पंजाब में मोनोकल्चर क्यों बनाया गया? मोनोकल्चर का मतलब केवल गेहूं और धान। मैं आपको बताना चाहूंगा, आजादी के समय से लेकर आज तक गेहूं की खेती 8 गुना बढ़ गई है और धान की खेती 5 गुना बढ़ गई है। ग्राउंड लेवल का वाटर कहां जा रहा है? क्यों हमने बांध के रखा है? तो मैं यही समझना चाह रही हूं ना आपसे, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या पुरानी जिम्मे- सरकारों की जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार 3 कृषि कानून जो आए हैं, क्या इससे स्थिति बदल जाएगी? जो पिछले 75-76 साल से सरकारें रहीं, आप मुझे बताइए, इसके पहले पीएम किसान योजना क्यों नहीं आती है? पीएम किसान सम्मान निधि क्यों नहीं आती है? इसके पहले किसान को फसल का बीमा योजना क्यों नहीं लॉन्च किया जाता है? इसके पहले किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड क्यों नहीं लॉन्च किया जाता? इसी पंजाब की बात है। मैं अभी सुबह सुन रहा था कि कपास की खेती में कुछ वो कीड़े आ गए हैं, नुकसान हो रहा है। अरे आज कम से कम फसल बीमा योजना तो है जिसके तहत 86,000 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया है। इसी पंजाब में एमएसपी पर 25% से ज्यादा, आपने राजोवाल 10 सेकंड, 25% से ज्यादा की खरीदारी हुई है अभी धान की खेती में अभी, तो जो कि टारगेट से 20% ज्यादा है। कांग्रेस की बात करिए, जहां से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी सांसद हैं केरल में, वहां पर मंडी नहीं है। सवाल यह उठता है कि अगर आप वास्तव में शुभचिंतक हैं, तो जो 50% का राष्ट्रीय योगदान करता रहा हो, 70% लोगों को रोजगार देता रहा हो, वो हमारा किसान, वो हमारा अन्नदाता घटकर 16% से नीचे पर आ गया है। और सरकारें बनी, घोषणा पत्र बने, बिल्कुल ठीक, आपने आंदोलन लगे, नारे लगे, लेकिन हमारा किसान बड़ा सवाल आपने खड़ा कर दिया। और अब इसलिए मेरा ये सवाल बहुत वाजिब हो जाता है सर आपसे, बलबीर जी, कि पंजाब में किसानों के लिए या पूरे देश में, आपने दावे सुन लिए, ऐतिहासिक काम किया गया है पिछले 5-6 सालों में, क्या पुरानी सरकारें जिम्मेदार हैं आज किसानों की? अगर ये स्थिति है, अगर ये परसेंटेज घट रहा है लगातार आमदनी का या किसानों को जो नुकसान हो रहा है? मुझे लगता है प्रोफेसर साहब थियोरेटिकल बातें ज़्यादा करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में, किसान के बारे में इनको कतई नॉलेज नहीं। जब देश डेफिसिट में था, हम विदेश से अनाज मंगवाते थे, उस वक्त ज़रूरत महसूस हुई तो 2-3 बातें देख के पंजाब को चुना गया, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, कि यहाँ धरती फर्टाइल है, एनवायरनमेंट अनुकूल है और यहाँ जहाँ के लोग मेहनती हैं और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं, जल्दी टेक्नोलॉजी को ग्रास्प करते हैं। पानी है, इसीलिए पंजाब को चुना गया जी। और देश के अन्न संकट को दूर करने के लिए पंजाब को तरजीह दी गई। हरे इनकलाब की शुरुआत हुई और उसके बाद जब इसलिए हम फूड सरप्लस हो गए
किसी सरकार ने ये नहीं सोचा दूर तक सोच के कि कभी इससे पानी की प्रॉब्लम होगी, ये फूड की सरप्लस होने की, बहुत ज़्यादा सरप्लस होने की भी प्रॉब्लम होगी, किसी ने नहीं सोचा। और पंजाब के किसान के लिए कोई बदल नहीं दिया। आज की बात अगर मैं कहूँ, हम वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, मैंने वहाँ मीटिंग्स में केंद्रीय मंत्रियों को कहा कि आपने 7200 रुपये MSP तय कर रखी है ऑयल सीड, तेल की, ऑयल सीड्स की, हमें मिलता है 3500 रुपये, क्योंकि आप परचेज नहीं करते। अगर आप मेरे से 7200 रुपये में परचेज करें तो मुझे पता है कि जितने मैं धान से पैसे कमाता हूं तकरीबन उतने मेरे सरसों सूरजमुखी से कमाए जा सकते हैं। तो मैं अगली बार ये धान की फसल इतनी मुश्किल से पैदा होती है, इससे क्यों मत्ता मारूंगा? बिल्कुल। तो मैं डेफिनेटली डाइवर्ट कर लूंगा। ये डाइवर्सिफिकेशन का राग तो बहुत सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज किसान की कोई नहीं समझता। हाँ। उसको उसमें से मिलता क्या है, ये इकोनॉमिक्स मैं समझता हूँ, ये हमारे इकोनॉमिक्स से बेहतर किसान समझता है। उसे जब पता चलता है इस फसल से मुझे ज्यादा मुनाफा हो, वो अपने आप डाइवर्ट कर लेता है। प्रोफेसर साहब से मैं इसका जवाब लूंगी इकोनॉमिक्स पे, क्योंकि अब उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया राजूवाल साहब ने, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी नजर में, किसानों के नजरिए से, कौन सी ऐसी बेहतरीन पार्टी है जो किसानों का भला कर सकती है या किया है? दरअसल किसान एक बड़ा वर्ग है, इसका नाम तो सभी लेते हैं, किसान के लिए सोचता कोई नहीं। बेसिक प्रॉब्लम जो शुरू हुई, आप जब से ये ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई देखेंगे किसान क्यों डूबा है। CACP जिसको अब हम कहते हैं, पहले वो APC हुआ करता था, उसका काम करने का एक तरीका तय हुआ, उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय हुई, उस पर ये पाबंदियां लगाई गई सरकार के अपने इंटरेस्ट के लिए। उसको कहा गया कि आप जब, वो रिकमेंडेटरी बॉडी है, MSP फाइनली तय करती है प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी। वो रिकमेंडेटरी बॉडी जब कॉस्ट कैलकुलेशन करती है तो उसको कहा गया कि ऐसे दाम रिकमेंड करो जिससे महंगाई ना हो। महंगाई रोकना या महंगाई बढ़ाना ये किसान का काम नहीं है। सरकार की पॉलिसीज, ये आज हर रोज तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, उससे महंगाई बढ़ती है। लेकिन किसान, महंगाई कम रखने के लिए उसका बोझ किसान पे डाला गया। इसका इंडस्ट्रियल कॉस्ट स्ट्रक्चर पे बुरा असर ना हो, ये किसान का काम नहीं है इंडस्ट्रियल कॉस्ट स्ट्रक्चर का ध्यान रखना। उसे कहा गया इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बुरा असर ना हो। इतनी बातें किसान के सर पे लाद दी और इतने उसके हाथ बांध दिए कमीशन के, वो कॉस्ट कैलकुलेशन ठीक से निकाल के रिकमेंड ही नहीं कर सकता। आज की डेट में भी किसी भी आदमी को वहां CACP में चेयरमैन लगा दो, बिल्कुल ही वो जो बनता है किसान को वो नहीं कर सकेगा। तो ये किसान की गरीबी का मुख्य कारण है। किसान की कॉस्ट पे इस देश के कंज्यूमर को सस्ता देना, ऐसी पॉलिसीज बनाई गई। तो सरकार ने, कोई भी राजनीतिक दल, किसी भी दल में आपको वो उम्मीद नहीं दिख रही? इस मद पे जहां से बीमारी की जड़ शुरू हुई, किसी ने इसी तरफ ध्यान नहीं दिया। सबको सस्ता अनाज ताकि लोग महंगाई के नारे ना लगाएं। मतलब सब एक से हैं। आप दावा करते हैं कि किसानों के लिए बहुत किया। हरसिमरत कौर जी भी यहां बैठी हुई थी, उन्होंने बताया कि किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरह से आवाज उठा रहे हैं, आंदोलन में साथ दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। आपने सुन लिया है किसान नेता को, और किसान नेता कह रहा है तो समझिए कि पूरा किसान नहीं। बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूं। हम रीजनल पार्टी हैं तो ज्यादातर हमारे हिस्से में आंदोलन ही आता है, क्योंकि एक मुश्किल है बहुत बड़ी कि इनपुट कास्ट जितनी भी है वो स्टेट्स के हाथ में नहीं है, किसान के हाथ में नहीं। फर्टिलाइजर का क्या होगा, क्या पॉलिसी होगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेगी। उसके बाद डीजल की क्या प्राइसेस होगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेगी। इसलिए जो इनपुट कॉस्ट है उसके ऊपर हमारा स्टेट्स का कोई कंट्रोल नहीं। तो जो रेट फिक्स होता है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CACP तय करता है। नेता ही तो संसद में जाकर बैठते हैं, वही तो सरकार का हिस्सा बनते हैं। आप तो सरकार का हिस्सा रहे ना। नहीं, हम भी हिस्सा रहे, हमारी नहीं सुनी गई इसलिए तो बाहर आ गए। ये हमारे हिस्से में यही है कि या तो संघर्ष करो बाहर रहकर। अगर गवर्नमेंट में भी रह करके आपने किसानी की बात की तो किसी ने माना तो नहीं।
किसी ने ये- मनाने ये- की ये कोशिश भी दूसरे- नहीं की। ये अपनी जिम्मेदारी दूसरे के कंधे मैं पे कहता हूं, डालने वाली बात है। राजूवाल साहब जवाब देना मैं चाहेंगे तो आप कहता हूं लोग। कि रीजनल मैं- पार्टीज को इतनी इज्जत दी जाती है हाँ। कि बात माननी तो एक तरफा, मनाने की कोशिश भी नहीं की। सीधा जवाब है कि आप छोड़ दो। नहीं, मैं प्रोफेसर साहब की एक और बात पे कमेंट हाँ। करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना, उसका उन्होंने जिक्र किया, पंजाब में हमने यहाँ लागू नहीं होने दी। और मैं क्रेडिट देता हूं अकाली दल को, सरकार थी प्रकाश सिंह बादल जी की, वो समय था जब ये शुरू हुई फसल बीमा योजना। बहुत प्रेशर डाला गया केंद्र की तरफ से कि इसको पंजाब में भी लागू करो। मुझे बादल साहब ने बुला के पूछा, साहब ये कैसे है? मैंने कहा एक नया टैक्स लगाना है, किसानों पे लगा दो, इससे किसान को फायदा कोई नहीं होगा, ये तो किसान की जेब से पैसे निकालने का एक और तरीका है। तो बीमा योजना। बीमा योजना, मेरी बात पूरी हो लेने दो। जी। उन्होंने मेरी बात समझी तो फिर प्रेशर, एक सेंटर से टीम आई, तो उस टीम के सामने मुझे ही बादल साहब ने पेश कर दिया, इसकी तसल्ली करा दो, हम लागू कर देंगे। तो मैंने उनसे पूछा, जी आप कहते हैं एक इसमें ब्लॉक एक यूनिट है, पूरे ब्लॉक में अगर मोर देन 25% नुकसान होगा तब जाके बीमे की कवायद शुरू होगी, देना है या नहीं देना। एक ब्लॉक में 100 गांव है, हमारा जब बारिश होती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, तो एक एकड़ दूसरे एकड़ में फसल खड़ी होती है और उसमें बर्बाद हो जाती है, तो वो पूरे ब्लॉक का 25% तो बनेगा नहीं, उसका क्या कसूर है? आप प्रीमियम तो लेते हैं पर एकड़। और मुझे बताइए कि कार्स का इंश्योरेंस होता है, ट्रक्स का इंश्योरेंस होता है, भाई बहुत चीज़ों का इंश्योरेंस होता है। एक कार डैमेज हो जाए उसका तुरंत क्लेम मिल जाता है। कभी कहा है किसी ने कि 100 कार डैमेज होगी तब सोचेंगे क्लेम देने का? प्रोफेसर ये गलतफहमी सारे देश में फैलाई जा रही है। इट्स ए बिग स्कैम। क्रॉप इंश्योरेंस किसान के सर पे फोड़ के ये ठीक रहा, आपने किसान सुन को लिया। लूटा एक जा रहा है। किसान- हाँ। एक अलग सब्जेक्ट है, इसमें बहस हो सकती है, और बहुत बड़ा स्कैम है ये। एक किसान का कंसर्न आपने सुन लिया, समस्याएं सुन ली बीमा को लेकर, स्कैम तक वो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसान कानून बनाए जाते हैं, किसानों की कंसेंट नहीं ली जाती, जिनके लिए वो कानून बनाया गया वही नाराज बैठे हुए हैं, उनको सुना नहीं जा रहा, वो बेचारे अपनी खेती बाड़ी छोड़कर सड़कों पर बैठे हैं। अब किसान बीमा पे भी जवाब दे दिया, क्या कहेंगे आप? अब देखिए क्या है ना कि एक होता है नीति और एक होती है नियत। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी नीति कैसी है और आपका नियत कैसा है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं अपने सम्मानित किसान नेता से कि इसके पहले फसल बीमा योजना आई क्यों नहीं? देखिए, मैंने आपको सुना, सुनिए। शिवा साहब भी जवाब देखिए, किसी को फायदा तो हुआ नहीं। तो कहने का क्लेम मतलब कितने आप लोगों को बताइए, देते हैं आप बताइए कि पॉलिसी हम सभी लोग इंश्योरेंस का लेते हैं, मिनिमम एक्सपेंडिचर पर हम लोग पॉलिसी लेते हैं। 17,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का वो इंश्योरेंस का प्रीमियम टोटल है, सारी कागज और 90,000 करोड़ रुपए का पेमेंट किया जा चुका है। जरा आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो यही है ना। मैं आप देखिए, तो यही- आप आंकड़ों में कितना भी नहीं, उलझा आंकड़ों में लीजिए। नहीं, एक किसान आप यहाँ कल की बात बैठा है, करिए। मेरा सवाल आप कल आपसे की ये है बात कि जब करिए। किसान खुशी नहीं देखिए क्या है है ना। आपकी योजनाओं से, तो ऐसी योजनाओं का फायदा क्या? मैंने आपसे कहा ना कि ये किसान और जो सरकार है उसके बीच नहीं, में तो ये नाक की लड़ाई बन 25% रही की है। शर्त है। आप एक बात बताइए, 25% एक ब्लॉक में डैमेज किसान होगी, के खाते में बैंक किसान का अपना खेत है, जमा वो करके अपनी भेजे इंश्योरेंस जाते हैं। करवा रहा है। बारिश के मौसम में एक खेत की फसल खराब हो जाती है, दूसरा ठीक ठाक खड़ा होता है। तो इसमें 25% का आप कैसे लागू कर सकते हैं? आप बताइए ना, ग्राउंड की बात बताइए। मैं आपको ले चलता हूं, अभी नुकसान हुआ, हाँ। ये खेत ठीक है, दूसरे का नुकसान हो गया। अब इसने इंश्योरेंस कराई है, दूसरे का नुकसान नहीं हुआ, ये क्यों वेट करें? तो देखिए क्या है ना, आप जब बताइए आप अपने इसका। आप को जब आप अपने आप को एक ही इनरोल्ड बात नहीं। कराएंगे, 23 करोड़ किसान क्या केवल भारत में है? ये लोग- 23 करोड़ किसानों ने नहीं, आप फसल बीमा गिनते- योजना के लिए अपने आप को यही इनरोल कराया। लोग हैं मैं जो दो किसान करोड़, के 23 किसान करोड़ के को ही तो जड़ों फायदा में बैठे मिलेगा। हुए हैं। अब अभी जो पंजाब की फसल खराब हो रही है, जिन्होंने अपने आप को इनरोल नहीं कराया है या पंजाब की सरकार ने उसको लागू नहीं किया है, उनको कैसे फायदा मिलेगा? ये तो वही वाली बात हो गई नहीं, आप- कि अरे पश्चिम बंगाल में आप देश का बात ये सुनेंगे, आपसे बहस आप बात करना। पीएम किसान योजना का लाभ कितने- किसानों तक प्रश्न न का पहुंचे, बात सुन लीजिए। इसके लिए इंश्योरेंस किसानों की कंपनियां लिस्ट तो नहीं बना थी। दी आपने अमीर। भाई फिर एक भी तो तो- किसानों ने आपको हरा अपने दिया ना हितों के पश्चिम लिए- बंगाल नहीं, में। मैं आपको ये किसान कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि ये किसानों को बस नुकसान theoretical हुआ, फिर बातें भी हैं। मैं कह रहा हूं नकार दिया कि आपको। अपने हितों के लिए बीजेपी को। आपने किसानों की लिस्ट नहीं दी, उनके खाते में पैसा आता ना। प्रोफेसर मान लो साहब आप- सुनिए, अरे एक हरियाणा बात में क्या सुनिए, हो रहा है, राजस्थान में क्या हो एक रहा है? बात सुनिए, किसान दूसरों की भी आपको सुन गले लो। से पकड़ने के लिए तैयार है हरियाणा आप में। तो कौन मोदी देता है साहब उनको से भी आगे हैं, बिल्कुल सुनते ही नहीं हैं। क्लेम? आप बोलिए।
आप तो मोदी साहब से भी आगे जा रहे हैं। एक एक कर कर। हाँ, हमारी बात सुन लो। आप 23 करोड़ किसानों की छोड़ो, मैं 2 किसानों की बात करता हूं। आप हमें सीधा समझाइए ना, यही किसानों को यूनिवर्सिटी के काम में उलझाइए मत। आपने इंश्योरेंस की बात की, मैं कहता हूं कि इस किसान ने इंश्योरेंस करवाई है, उसकी फसल सारी डैमेज होगी, क्योंकि जो भी औले पड़े इस खेत में पड़े। ये दूसरे का ठीक है, तो इसको मुआवजा क्यों नहीं मिलेगा? आप बताइए। आप 23 करोड़ की बात छोड़िए, मैं तो सीधी सी बात करता हूं, 2 किसानों की बात है। हमें साधारण तरीके से समझाइए ताकि किसानों को भी बात समझ आ जाए। आप अंकड़े कोट करते जाओगे, बोलने नहीं दोगे किसी को, तो इससे इंश्योरेंस पॉलिसी ठीक थोड़ी हो मैं जाएगी। सुन लेती हूँ, राजोवाल साहब को भी सुन लेती हूँ। आप प्रैक्टिकल फिर देखिए। मैं आपके पास भी आऊंगी। ढिल्लों साहब, आप बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, मतलब आप बच के निकल रहे हैं, पॉलिटिकली करेक्ट होके बच के निकल जाओ डिप्लोमेटिकली। मैं एक बार पहले राजोवाल साहब को सुन लेती हूँ। नहीं, मैं ये अभी कॉटन की फसल का नुकसान हुआ है, एक नहीं, एक पॉलिसी और भी है। किसानों को मुआवजा देना होता है नेचुरल कैलेमिटीज फंड से, भारत सरकार की तरफ से स्टेट्स के पास पैसे जमा रहते हैं, लेकिन उसके अनाउंस 30 साल पुराने हैं। 25% तक तो आपने कुछ भी नहीं देना। आज नरमे की फसल में 50,000 या 60,000 रुपया पर एकड़ का खर्चा है, 25% आप देंगे नहीं। 50,000 से 12,500 रुपया तो आप देंगे ही नहीं। 25% से ऊपर मुआवजे की शर्त शुरू होती है, फिर वो भी मामूली सा है, 2,000 रुपया पर एकड़ देंगे। मुझे बताइए, जिसका 25% से भी कम हुआ, 12,500 रुपये पर एकड़ नुकसान हुआ, कोई कम नुकसान तो है नहीं। किसान इनकी भारत सरकार की पॉलिसीज की वजह से कर्ज के जाल में फंसा हुआ है और वो मर रहा है बेचारा, खुदकुशी कर रहा है। ये किसी ने नहीं देखा, 30 साल से यही चरण चल रहा है। हाँ, कि 25% तक कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, फिर 50% तक एक स्लैब है, 75% तक एक स्लैब है, और मैक्सिमम 12,000 रुपया है। 12,000 रुपया मैक्सिमम देते हैं। 60,000 का नुकसान हो गया और 6 महीने जो उसने अपना परिवार पालना है उसके लिए उसके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन उसको मुआवजा क्या मिलेगा? 12,000। और ये 30 साल पुराने, कभी किसी ने नहीं सोचा कि इसको भी इसीलिए जवाब लेना अब कांग्रेस से बहुत जरूरी हो जाता है। एक बहुत लंबे समय तक देश में शासन आपका रहा है, जवाबदेही आपकी भी बनती है अगर आज देश का किसान इस स्थिति में बैठा हुआ है। देखिए, मैं सब बुजुर्ग हैं, इनकी बात सुन रहा था। आप आज एक बात पे खड़े हो, कोई यंगस्टर एग्रीकल्चर को अपनी ऑक्यूपेशन मानता है? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर मिलेगा। कितने किसान बोलेंगे बेटा तू किसानी कर? ये क्या एग्रीकल्चर एक वायबल ऑक्यूपेशन है, वायबल रोजगार है? वजह है ना, उसी के लिए तो सरकारें जिम्मेदार है ना, इसी करके कि आप उसको प्रॉफिट मेकिंग बना ही नहीं पाएंगे। किसान के बेटे को फायदा दिखेगा तो किसान नहीं बनेगा। इसमें आप बात समझिए ना, उसको इस हालात पे लाके अरे अगर इसको शोर शराबे में खत्म करना है खत्म करें। नहीं, आप लेकिन अपनी बात पूरी अगर अक्रॉस दुनिया में एक कंसेप्ट है एग्रीकल्चर का, कमियां रही हैं सरकारों में, हमें लेकिन कईयों ने उसको सस्टेन किया है, कईयों ने उसको सस्टेनेबिलिटी में बनाया है, भी एटलीस्ट एक किसानों के लिए एक रोजगार का साधन बने। और पंजाब में खास तौर पे, पंजाब में आप अपना फूड बैंक में देख लें, पंजाब की जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे बाकी स्टेटों से ज्यादा है। इसको इस तरीके से नकारना, हाँ पॉलिसीज में इश्यूज रहे हैं, राज्यपाल साहब ने भी बड़े लंबे समय संघर्ष किया, इनकी भी सरकारें रही, हमारी भी सरकार रही, फेजेस आते रहे, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का फेज आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज आया। उन फेजेस में एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं पिछड़ता गया, क्योंकि उस समय की जरूरतें जो थी वो देश दुनिया के साथ चलने के टाइम भी था। यही तो सवाल है ना, हाँ, तो फिर पिछड़ता चला गया। मैं आपसे वही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। एग्रीकल्चर को शायद उस समय सरकार ने एक प्रोग्रेस और ग्रोथ के टाइम पे उस स्पेस पे नहीं माना होगा। आज की बात पास्ट में जोड़ के और पास्ट को उठा के आज पकड़ना, आज की सिचुएशन और फ्यूचर की बात करें, हम बार बार पास्ट में जाके उसमें कमी निकाल देंगे। बिल्कुल कमियां थी तभी सरकार लोगों ने हमारे को नकारा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन पास्ट को उठा के अब फ्यूचर की बात करने भी नहीं देंगे या प्रेजेंट की बात भी नहीं करेंगे। आज में ये इशू है भी किसान बिल के खिलाफ, प्रेजेंट सरकार के खिलाफ सारा देश खड़ा हुआ है, लेकिन इनमें संवेदनशीलता नहीं है बात करने की, इनमें संवेदनशीलता नहीं है उनको उनके साथ जो हो रहा है एक ये बोलने की। जो मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री हैं, कितनी बार उन्होंने किसानों के पास अपनी संवेदनशीलता दिखाई,
इसी से अगला सवाल, इसी से अगला सवाल प्रोफेसर, मेरी लास्ट इसमें बात इतनी खत्म कर दूंगा जी भी ये प्रेजेंट की बात है और फ्यूचर की बात है। पास्ट को बार बार उखाड़ के प्रेजेंट और फ्यूचर को खतरे में ना डालें, अपनी सरकार की बात करें और उसके हिसाब से बात करें। संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ आऊंगी राज्यपाल साहब, बस एक छोटा सा, क्योंकि संवेदनशीलता की बड़ी बात अब उठा दी गई है ढिल्लों साहब के द्वारा। चाहे सीएए को लेकर आंदोलन हो, महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे सड़कों पर बैठे रहे, सरकार और आंदोलनकारियों के बीच नाक की लड़ाई, किसानों को 1 साल पूरा होने को आगे, और जो कल लखीमपुर में हुआ वो तो अब इंतहा हो गई है, सरकार और किसानों के बीच फिर नाक की लड़ाई। क्या ये सरकारों की संवेदनशीलता है कि जिनके लिए हम कानून बनाते हैं या जिस नागरिक की हम बात करते हैं, नागरिक प्रथम, उसी को हम दरकिनार कर देते हैं और अपनी नाक की लड़ाई को आगे बढ़ाते जाते हैं? क्या ये सत्ता की नाकामी, सत्ता का फेल्योर नहीं है? मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक प्रश्न से देना चाहता हूं। ये सरकार की क्या संवेदनशीलता नहीं है कि जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2008 में सबमिट हो जाती है, उस स्वामीनाथन रिपोर्ट को बदलकर किया गया, सुनिएगा, प्रेजेंट की बात नहीं करेंगे, नहीं 2014 को ना उठाए। ये संवेदनशीलता है, किसानों से बात क्यों है कि कम से कम किसानों से बात करने में गई हर्ज है, ईगो लगाया तो गया। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, और आज आलम यह है कि हम 80 करोड़ लोगों को, ये ज्यादा ऊंचा बोल के बात नहीं, पुराना काम है, पुरानी बात को उठा के अपनी नई बात को दबाएंगे। इनको बोलो आज की बात करें, आज किसानों से बात करने में क्या करें? आज अभी बयान दे रहे हैं, जो और नेता बयान दे रहे हैं इस किसान आंदोलन को लेकर, वो गरीब किसान जिसको खेत में होना चाहिए, वो अपनी ड्यूटी लगा लगा कर आंदोलन में बैठा हुआ है, नागरिकों को भी दिक्कत हो रही है। लेकिन क्या ये संवेदनशीलता आप इसको मानेंगे? तो भाई क्यों नहीं आप सरकार, क्या ये बताइए कि हमारे किसान नेताजी ही बताएं कि क्या सरकार ने बात नहीं की, कितने राउंड की बात हुई? लेकिन जब देखिए बातचीत का रास्ता होना चाहिए, एक कंस्ट्रक्टिव वे के प्रोस्पेक्टिव में आपको बैठकर बात करनी होगी, केवल ऐसा नो नहीं होता। ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि उत्तर है ओएमआर ये भी तो प्रोफेसर साहब, ये भी तो समझना होगा ना, है तो बैठकर बात करनी होगी। आपने ये कहा कि भाई ये मैंने आपके लिए ये नया बाजार बनाया, नहीं, सरकार ने क्या बात नहीं की? कितने दौर की बातचीत हुई है? क्या सरकार ने बात नहीं की? बात इसकी नहीं है, सरकार भी संवेदनशील है, लेकिन बात क्या है? बात यहाँ पर ये किसान शहीद हो गए, कॉर्पोरेट्स को देने के लिए 800 किसान शहीद हो गए। कभी एक ट्वीट आया किसी के लिए? लखीमपुर में जो हुआ वो तो प्रेशर इतना पड़ा, जिनकी मजबूरी बनी, नहीं तो जिस तरीके से कुचला गया, क्या इन्होंने कोई प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर बात करने की कोशिश की? जब भी किसानों की बात आती है, कभी उनको आतंकवादी, कभी उनको नक्सलाइट, कभी उनको कम्युनिस्ट, इस तरीके से जो लोग बोलते हैं, कभी उनको प्राइम मिनिस्टर ने कंडेम किया? क्या वो एजेंडे के तहत ये नहीं बोलते? प्राइम मिनिस्टर साहब सुन लेते, राज्यपाल साहब कुछ कह रहे हैं, फिर आऊंगी मैं प्रोफेसर साहब। एक बात भाई साहब को बता दूं, मेरा चैलेंज है 11 मीटिंग्स में हमने एक एक क्लॉज बाय क्लॉज बहस की और ये साबित किया कि ये तीनों कानून नॉट ओनली अगेंस्ट द फार्मर्स है, दीज आर एंटी नेशनल, दीज आर प्रो कॉर्पोरेट्स। इसलिए आप बाहर आके कह देते हो, ये बताते नहीं कानून में काला क्या है। मेरा चैलेंज है, जो मीटिंग्स हुई वो सारी रिकॉर्डिंग हुई है, आप उसको पब्लिक को सुना दो, ये पता चल जाए कौन झूठ बोलता है कौन सच प्रोफेसर बोलता साहब, है। ये तो आप सहमत होंगे ना, ये टोटल सरकारों की रिकॉर्डिंग है। जिम्मेदारी है अगर कोई विवाद खड़ा होता है, जो सत्ता में बैठा है, जो कुर्सी पर बैठा है, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, उसकी पद की जिम्मेदारी है मुझे कि वो विवाद को सुलझाए। मुझे होम मिनिस्टर कहते हैं, राज्यपाल जी कोई रास्ता बताओ जिससे आपका काम बन जाए, हमारी इज्जत बच जाए। हम किसी की इज्जत बचाने या खराब करने के लिए तो नहीं बैठे। इसके माने क्या है? इसके माने क्या है? वो कहते हैं देखो जी, हमें कोई आपके कानून वापस लेने में तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमने बहुत से सुधार किए हैं, लेबर लॉज नए बनाए हैं, अगर आपके कानून वापस लिए तो कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे। तो मुझे कहना पड़ा कि अगर इतने पाप किए हैं तो एक बार ही गंगा नहा लो, मीटिंग छोड़ के भाग गए। ये हमें दोषी करा देते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर की ईगो की लड़ाई बन गई है, ये ईगो है। ये बातें मैं कहना नहीं चाहता था, जब ये ऊंचा बोल के कहते हैं तो मुझे कहना। एक और बात मैं कहूं, इस देश की स्थिति क्या है? 1980 से हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि कोई भी खेती का यूनिट 10 एकड़ से कम है, दैट इज नॉट वायबल। लेकिन हमारे देश एक बात तो मानेंगे, सरकार ने बहुत कोशिश की है, आपसे बातचीत की है लगातार, आपकी वजह से लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, आप लोग भी एक जिद बनाकर बैठ गए। नो, नॉट एट ऑल।
हम हमेशा नेगोशिएशंस के लिए तैयार हैं। सरकार आज कुछ कहती है, कल को मुकर जाती है। सामने बिठाओ, लोगों को आपने पता तो ये चल कहा जाए। है ना कि आप तीनों कानून रद्द ओपन होना कीजिए, हम चाहिए तब सब बात कुछ। करेंगे। अब हमें विश्वास नहीं रहा इन लोगों पे झूठ। मैंने जिंदगी में इतना झूठा कोई पॉलिटिशियन नहीं देखा जितने बीजेपी वाले हैं। लेकिन राजूवाल साहब, आप तो ये कह रहे हैं ना कि कानून रद्द कीजिए, आप तो बीच के रास्ते को निकालने के लिए बीच का रास्ता क्या? संशोधन मुझे करने को तैयार बताइए, है जो सरकार। पहले दो कानून है, दोनों स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज स्टेट सब्जेक्ट। और किसान मंडी में व्यापार करने नहीं जाता, वो अपनी फसल बेचने जाता है, मार्केटिंग करने जाता है। तो इन्होंने क्यों बनाए दो कानून पहले? लेकिन ये तो आप इसेंशियल मानेंगे ना, कमोडिटीज एक्ट में नुकसान देखिए किसानों का भी हो रहा है, इस देश नहीं के हो रहा है, लाखों सरकार लोगों की का हो वजह रहा से है, हो रहा इतना है। पेट्रोल लग रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। सरकार की वजह से हो रहा है। सरकार जिद पकड़े बैठी है। सरकार नाम की चीज नहीं है ये। सरकार होती है जो लोगों के लिए सोचे, लोगों के भले के लिए सोचे, लेकिन और राजूवाल लोगों साहब, अगर कोई गलती हो गई उसको वापस लेके लोगों को राहत दे। सरकार तो ये बार बार सरकार कह रही है जिद ना, पकड़े कृषि बैठी मंत्री है। बार बार कह रहे हैं वो तैयार है टेबल पे बैठने के लिए। आप लोगों ने जिद बना ली है कि तीनों कानून हमने पहले कभी रद्द इनकार नहीं कीजिए, किया। तभी हम बात हमने करेंगे। कभी इनकार नहीं किया। सरकार तो आप आज इस मंच से कहिए कि आप तैयार हैं सरकार के साथ बैठने आज के लिए, बुलाएं, आप संशोधन अभी के लिए यहां तैयार से सीधा बात करने के लिए जाऊंगा। कहो, बुलाओ। सरकार का राजहट है, सरकार की ईगो प्रॉब्लम है। मोदी है तो मुमकिन है, ये प्रॉब्लम लेकिन है। सरकार तो किसानों ये की कहती है प्रॉब्लम कि नहीं आप है। मुट्ठी भर लोग हैं जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये आंदोलन है ही नहीं, ये असली किसानों का आंदोलन नहीं है, ये तो वो मुट्ठी भर लोग हैं जो मुझे कहना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा सवाल करते हो, मैं बताऊं, हम कुछ नहीं करना चाहते थे पॉलिटिकली। हमने उनको कहा, देखो अगर आपको वोट की चोट पे ही मजा आता है तो हम बंगाल जाएंगे, आपकी वोट पे चोट करेंगे। हम गए, हार गए ना। तो और मतलब इसका मतलब अब देश का अगली बात सुन लो। अब हमने यूपी में पैर रख लिया। हमने कहा यूपी से होकर प्रधानमंत्री की कुर्सी को रास्ता जाता है, हमें ना छेड़ो। अगर हम यूपी में चले गए तो आपकी कुर्सी जाएगी। हम अपने मुजफ्फरनगर से शुरू कर लिया। राजूवाल साहब, आप लगातार ये यूपी कहते में रहे कि हम राजनीति नहीं यूपी करेंगे, में इनको साफ कर देंगे। पर अगर आप ये कहते हैं कि हम सत्ता को हराएंगे तो कहीं ना कहीं आप तो अब विपक्ष वाली भूमिका में आ गए। नहीं, हम किसान हैं और बात मानते नहीं। हमारे पास रास्ता क्या है? हमारे पास रास्ता कोई नहीं है। प्रोफेसर साहब, आपने कोई रास्ता, कोई विकल्प छोड़ा नहीं है किसान के सामने, बीजेपी ने या सत्ता पक्ष ने। इस बात में कोई शंका नहीं है आपसे कि मेरा सरकार मतलब ने इस बात में कोई शंका नहीं है कि सरकार ने जो है किसान मुद्दे पर किसान नेताओं से बातचीत नहीं की। आप ही देखिए कि कितने दौर की बातचीत हुई, लेकिन बात यह है कि बात हमेशा दोनों तरफ से एक सकारात्मक माहौल में, एक सकारात्मक नीति और नियत के साथ होनी चाहिए। जब आप डायलॉग करते हैं तो आपको कभी-कभी, जब आप डायलॉग करते हैं तो कभी-कभी आपको 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे भी जाना पड़ता है। लेकिन जब आप जिद पर अड़ जाते हैं, दिक्कत कहां होती है? जब आप जिद पर अड़ते हैं। सरकार क्या संवेदनशील नहीं? आप बताइए कि वो तमाम योजनाएं जो आज तक कभी नहीं इंप्लीमेंट हुई थी, लास्ट पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साहब का लिए, आपने स्टेटमेंट सुना? लास्ट पंक्ति में खड़े मुख्यमंत्री खट्टर साहब का स्टेटमेंट आपने सुना है? क्या इसको संवेदनशीलता उज्ज्वला योजना है? मैं एक मिसाल आप दूं। कोई भी स्कीम देखिए कि किसी समय में इंदिरा के रिमोटेस्ट जमाने की बात में की जा रही है, हमने दूध तो के ये तो भाव के सरासर लिए गलत है। आंदोलन ये तो शुरू राजनीतिक कर दिया। उसको ये कि नहीं हम दिल्ली विरोध में करेंगे। दूध सप्लाई, दिल्ली में दूध सप्लाई इफेक्ट हो गई। इंदिरा गांधी ने हमें बातचीत के लिए बुलाया। मैंने जब उनको एक्सप्लेन किया, उनकी तसल्ली हो गई। तुरंत मेरे सामने फोन कर दिया चीफ मिनिस्टर को कि मैंने सारी बात सुनी है, इनकी बात सही है, मैं आपके पास कल भेज रही हूं और इनकी मांग मान लो और एजिटेशन खत्म करवा दो। ये तो हुई ना बात प्राइम मिनिस्टर की बात करने की। ये बात इतनी बार 11 बार बात हो गई। उसके बाद हम कहते हैं 12वीं बार बैठ जाओ, 13वीं बार बैठ जाओ, 15 बार बैठ जाओ, वी आर रेडी टू सिट विद यू। और ये ईगो प्रॉब्लम है, क्या करें? कानून रद्द करने में इशू क्या है? जब लोग कह रहे हैं एक बार स्टे लग चुका है, इसमें सिंपल सी बात है, रद्द क्या ईगो के कारण नहीं कर रहे जो ये बार बार कह रहे हैं? ये ईगो की लड़ाई बन गई है, ये इस चीज की लड़ाई बना के बैठा गया भी मोदी साहब की इमेज खराब ना हो, किसान खत्म हो जाए, रुल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इमेज और पॉलिटिक्स, वोटों में फर्क ना पड़े। पंजाब हरियाणा में बार बार उसको पंजाब हरियाणा आप का वोटों की बात कर रहे हैं, से आना बहुत जरूरी है इस सवाल पर भी, क्योंकि पंजाब के चुनाव पर भी यहाँ चर्चा होनी इस मंच पर बहुत जरूरी है। ये कैसी सरकार है? आपका मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं हम किसानों के हक में खड़े हैं, हम किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आपका मुख्यमंत्री एक डीजीपी नहीं बना पाता है, उस पर झगड़ा, एजी नहीं बना पाता है, उस पर झगड़ा, मंत्री पद बनाने के लिए भागना पड़ता है रोज दिल्ली।
कैसे, मतलब कैसे आप किसानों का साथ देंगे? क्यों आने वाले चुनाव में कांग्रेस का साथ दें किसान? देखो, थोड़ी देर पहले ही कैप्टन साहब आप कर्ज माफी मुख्यमंत्री जरूर थे। कर रहे हैं, इस कर्ज माफी पर भी मैं आऊंगी राजूवाल साहब। जो चन्नी साहब ने कर्ज माफी की है किसानों की, उसको आप कैसे, कितना बड़ा फायदा मानते खेती हैं? मजदूर की भी की है, कर्जों किसानों की भी की है। थोड़ी देर पहले कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे, बहुत बड़ी राज्यपाल साहब के साथ बहुत बढ़िया मीटिंग हुई और बड़ा एक वेलकम स्टेप था, जहां पहली बार किसान यूनियन ने एक वेलकम किया सरकार का बड़े लंबे समय बाद। मुख्यमंत्री साहब ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, उनके पास टाइम कम है और इस करके काफी घूम भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। इसको एजी डीजी में ये इश्यूज जो है, ये फिर वही मैं कह रहा हूं डाइवर्ट करने को है। जैसे आपने अभी अरे किसानी, divert तो- जैसे आपने अभी किसानी का मुद्दा जब जैसे प्राइम मिनिस्टर पे आया, आपने दबादब उसको एजी के ऊपर, ठीक एडीजी है के ऊपर राजूवाल लाकर साहब, डाइवर्ट क्योंकि कर दिया। मैं लास्ट मुद्दा ये है, टिप्पणी बस ले लेती हूँ। जैसे मैंने बोला भी प्राइम मिनिस्टर की ईगो कर्ज है, माफी की है जैसे कांग्रेस ने मैंने आपकी। बोला प्राइम मिनिस्टर की चन्नी साहब ईगो ने है, 25,000 आपने की। मुद्दा डाइवर्ट मैं करके जो- इसको अब आप बोला। मुझ पे आरोप लगाने नहीं, लगे। मैं आपके ऊपर नहीं, मैं कह रहा हूं ये डाइवर्ट चुप हो गया करें, मुद्दा। वो चुप अपनी नहीं नाकामी करेंगे, आप चुप मीडिया पे नहीं मैं कैरी आपको कर बोल रहा हूं, सकते हैं। प्राइम हो जाएगा, लास्ट- सारा पोल हाँ, खुल जाएगी। राजूवाल साहब। प्राइम मिनिस्टर देखिए- की ईगो की बात है ये। चुनाव के पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बार बार कहा, अभी भी वो वीडियो सोशल मीडिया पे चलती हैं, हमारी सरकार बनाओ, 90,000 करोड़ का कर्ज है आपके सर पे, वो सारा हम देंगे। बैंक का कर्जा आपको देने की जरूरत नहीं, हम देंगे। आरती का कर्जा हम देंगे। कितना माफ किया जी? नॉट इवन 1% ऑफ द टोटल। 1,25,000 करोड़ किसानों को जिम्मे कर्जा है, 4,500-5 हजार करोड़ माफ किया है। ये तो किसान खुश नहीं है। कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है, दलित मुख्यमंत्री बना दिया है, किसानों के कर्जमाफी की घोषणा कर दी है, लेकिन किसान नेता राजूवाल साहब कह रहे हैं कि किसान इस घोषणा से खुश नहीं है, ये बहुत कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ शरीक होने के लिए। फिलहाल वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, शिखर सम्मेलन लगातार जारी है, आप देखते रहिए एबीपी। एबीपी साँचा, जोश, जज्बा, जुनून। हर सिख रोजाना